नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। गोविंद जी, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। चलिए करें स्टार्ट बेटा। सभी लोग आ चुके होंगे क्लास के अंदर। चलिए, बच्चा कह रहा है सीजीएल में साइंस इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ होती है। अगर आपको साइंस से 4-5 नंबर आ रहे हैं पढ़ के तो इम्पोर्टेंट तो है साइंस। क्योंकि अगर आप 4 नंबर लेकर आ रहे हो, इसका मतलब है आप 4 लाख बच्चों से आगे निकल गए हो। अगर आपका 1 नंबर भी कट होता है, कम होता है, तो आप 1 लाख बच्चों से पीछे रह जाते हो। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि फॉर्म की संख्या इतनी ज़्यादा भरी जाती है कि 1 नंबर आपको 1 लाख बच्चों से आगे निकाल सकता है, 1 नंबर आपको 1 लाख बच्चों के पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है आपके सामने लिखा हुआ है। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू टॉपिक। जैसे कि आपको पिछली क्लास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गति के नियम आपको कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, अब सुनो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। तबीयत बेटा थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, हाँ थोड़ा ठीक है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। आ गए सभी बच्चे? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, आ चुके हैं आप लोग सभी? तो इस टॉपिक के अंदर हम तीन हमारे जो है टॉपिक है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर वर्क है, एनर्जी और पावर है। यानी मेनली हम तीन चीज़ को पढ़ेंगे। वर्क क्या है, ठीक है, वर्क के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल थ्योरी वाले। एनर्जी क्या है, एनर्जी के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल थ्योरी वाले। और पावर क्या है, पावर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। कम से कम 2 दिन में ये टॉपिक आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों को इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा सर? बिल्कुल होगा मधुसूदन जी, बिल्कुल आप पढ़ाई करो, दिल से मेहनत करो, सच्चे दिल से, आपका जल्दी ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज के इस टॉपिक को, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। आ चुके हैं ना सभी लोग? गुड आफ्टरनून भाई सभी को, नमस्ते। कर रहा हूं मैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूं सभी लोग आ चुके होंगे। और भाई टाइम पाया करो। देखो मैंने बिल्कुल बिल्कुल 12 बजते ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। मतलब मैं लेट नहीं करता, कभी लेट नहीं करता हूँ मैं क्लास को। तो आप लोग बस टाइम से आया करो। 12 बजे से 1 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है। और यूट्यूब पर आपकी क्लास सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक चलती है, जो कि 16 दिन 16 मैराथन आपकी क्लास बच्चों चली हुई है। करें स्टार्ट? चलो करें स्टार्ट बेटा, सभी को नमस्ते। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। यानी वर्क हेडिंग डाल लीजिए बेटा। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, और टॉपिक का हमारा नाम क्या रहेगा? वर्क हेडिंग डाल लीजिए, कार्य क्या होता है। ठीक है, वर्क को पहले पढ़ना स्टार्ट हम करते हैं। जैसे आपको पता है प्यारे बच्चों कि पिछली क्लास के अंदर, देखो मैं थोड़ा स्लो स्लो ही बोलूँगा बेटा, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है, इस वजह से थोड़ा स्लो स्लो ही आप लोगों को आवाज़ तक आएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है, यानी कि फोर्स का मतलब क्या है, बल क्या होता है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई कि बेटा अगर आप किसी चीज को पुश करते हो, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का लगाया। जैसे अभी मैम ने गेट को खोला तो मैम ने क्या लगाया, पुश किया, यानी कि धक्का लगाया। या मैम अगर इस गेट को खींच लेती तब भी क्या होता, फोर्स लगता। तो फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स कहते हैं किसी चीज को धक्का लगाना या किसी चीज को खींचना, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और बेटा जब भी आप किसी चीज पर फोर्स लगाओगे, फोर्स का मतलब बल लगाओगे, तो याद रखना उसमें थोड़ा सा क्या होगा, आगे होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी विस्थापन होगा। अब हो सकता है विस्थापन ना हो सकता है विस्थापन हो। जैसे मान लीजिए मैं इस दीवार को फोर्स लगाऊं, दीवार को धक्का लगाऊं, तो क्या ये दीवार जा रही है बेटा? दीवार तो नहीं जा रही। अब एक बालक कह रहा है कैपलर का नियम नहीं पढ़ाया। अरे बालक, कैपलर का नियम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाया जाएगा। ठीक है गोविंद यादव जी, कैपलर का नियम कहाँ पढ़ाया जाएगा? इस चैप्टर के बाद जब एक अगला टॉपिक आएगा गुरुत्वाकर्षण, वहां पर पढ़ाया जाएगा। अब एक बालक कह रहा है कि सर ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री है। अब मैं हंसूं रोऊं क्या करूं, सोचो तुम लोग। बाबू, सोना, गुड्डा, ये वर्क जो है वो केमिस्ट्री में ना आवे भाई, ये फिजिक्स का चैप्टर है। क्या करूं मैं तुम लोगों का, हाँ बताओ तुम लोग भाई, मैं क्या करूं? कोई कह रहा है फिजिक्स का टॉपिक है, कोई कह रहा है केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्या करूं मैं बेटा? हाँ, ऐसे करोगे तुम मेरे साथ? बताओ तुम लोग ऐसे करोगे क्या? एक कह रहा है कैपलर नहीं पढ़ाया। कैपलर पढ़ाऊंगा जब गुरुत्वाकर्षण आएगा, ग्रह की गति के लिए नियम दिया है उसने।
तुम लोग बड़े खतरनाक आदमी हो, सच में बड़े खतरनाक आदमी हो तुम लोग। भाई साहब सामने अगर होते ना, मैं तो पढ़ा ही नहीं पाता, बस मैं तो अपने घर ही चला जाता, कहता भाई मैं तो पढ़ाना ही छोड़ रहा हूँ। समझ में आया तुमको? ये फिजिक्स में आता है बेटा, केमिस्ट्री में कहाँ से वर्क डन होने लग गया, एनर्जी पावर। ठीक है, सुनो अब मेरी बात ध्यान से, तुम बहुत बेवकूफ हो। वर्क जो होता है ना, कार्य, ध्यान से सुनो बेटा। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी चीज पर फोर्स लगा रहा हूं, यानी धक्का लगा रहा हूं, तो फोर्स का मतलब यानी धक्का लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट चल भी सकता है बेटा और नहीं भी चल सकता। वो वस्तु चल भी सकती है और मे भी नहीं भी चल सकती, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज पर एक मिनट रुकिएगा अब आप, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। भाई साहब तुम, चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये कह भाई एक, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बातों को। क्या है बेटा, जब भी मैंने कहा कि वर्क एनर्जी पावर, हम वर्क को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कार्य को। अब ध्यान से सुनिएगा क्या है। वर्क को जब हम पढ़ते हैं, यानी कि कार्य को हम जब पढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का मतलब धक्का। भाई फोर्स दो चीज से मिलकर बना है, या तो पुश, धक्का लगाना, या पुल, पुल का मतलब खींचना। अगर आप ऐसा कर रहे हो, यानी पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट ना अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ सकता है। अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसमें विस्थापन हो सकता है, थोड़ा सा विस्थापन हो सकता है। अब तुम कहोगे सर ऐसा जरूरी थोड़ी ये होगा, मे भी ना हो विस्थापन। मान लो मैं इस दीवार को ही धक्का लगाने लग जाऊं, तो दीवार तो आगे नहीं जा रही, विस्थापन तो नहीं हो रहा, है ना, विस्थापन तो नहीं हो रहा। तो बेटा वर्क तब किया जाता है जब आपने यदि किसी वस्तु के ऊपर क्या लगाया, आपने अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल लगाया। और बल लगाने के बाद जिस पर भी आपने फोर्स लगाया, यानी कि बल लगाया, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। उस वस्तु के अंदर क्या होनी चाहिए, उस वस्तु के अंदर विस्थापन होना चाहिए। यानी आपने उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, धक्का लगाया, और उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा 1 मीटर आगे चला गया, 2 मीटर आगे चला गया, कुछ दूरी तक वो आगे चला गया। तो बेटा आपको पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, वर्क। यानी यही हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्लियर? तो वर्क कब किया जाएगा प्यारे बच्चों, वर्क तब किया जाएगा बच्चों जब आपने फोर्स भी लगाया हो, बल भी लगाया हो, और वस्तु के अंदर जिस पर आपने बल लगाया उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी कि विस्थापन भी होना चाहिए। समझ पाए? यानी अब तुम कहोगे सर जैसे दीवार में जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, तो दीवार में तो विस्थापन हुआ नहीं। तो इसका मतलब आपको पता है आपने वर्क कितना किया, जीरो। क्यों? क्योंकि जब आप दीवार में जब विस्थापन नहीं हुआ, तो विस्थापन क्या आ गया, जीरो। दीवार तो आगे गई नहीं। तो जीरो का किसी में भी गुणा करोगे, कितना भी बल आपने लगाया होगा, आंसर तो बेटा जीरो आएगा कि नहीं आएगा। जीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? तो याद रखिएगा बेटा कि अगर विस्थापन जीरो है तो वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। क्लियर है आप लोगों को? यानी काम करने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, फोर्स का लगना भी जरूरी है, बल का लगना भी जरूरी है, और बल लगने के बाद विस्थापन का भी होना जरूरी है। ठीक है? अगर विस्थापन नहीं होगा और तुम धक्का लगाए जा रहे हो, बल लगाए जा रहे हो, तो आंसर जो आएगा, वर्क तुमने क्या किया, कार्य शून्य किया। क्योंकि गुणा करने पर, जीरो से किसी में भी गुणा करने पर आंसर क्या आता है बेटा, जीरो आता है। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं वर्क इज डन ओनली व्हेन, वर्क इज डन ओनली व्हेन force is applied on the object, force is applied on the object, applied on the object, and it move some distance, and it move some displacement, and it move some displacement।
यानी उसके ऊपर बल लगाया जाए और उसमें क्या हो बेटा, थोड़ा सा विस्थापन हो। लिखो, कार्य तब किया जाता है, कार्य तब किया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, बल लगाया जाए तथा उसमें विस्थापन हो। उसमें क्या हो बेटा, उसमें विस्थापन हो, यानी दोनों होने जरूरी हैं। तथा उसमें क्या हो, विस्थापन हो, दोनों होना जरूरी है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वर्क निकालने का, कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, कार्य निकालने का, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। क्या हो जाएगा बोलो, वर्क निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, W बराबर F मल्टीप्लाई S। क्या लिख सकता हूं, W बराबर F मल्टीप्लाई S, यानी बल गुणा विस्थापन। ठीक है बेटा, कार्य तब किया जाता है जब बल भी लगाया जाए और उस वस्तु में जिस पर लगाया गया उसमें विस्थापन भी थोड़ा सा हो जाए। अगर विस्थापन नहीं होगा, जैसे दीवार में धक्का लगाएं, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा, क्योंकि जीरो से किसी चीज में गुणनफल जीरो आता है। अब बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर F को, फोर्स को F लिख सकता हूं और विस्थापन को किस निशान से दर्शाया जाता है, S से दर्शाया जाता है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, कभी कभी क्या होगा मेरे लाडलो प्यारे बच्चों, कभी कभी ना आपको एंगल दे देगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर क्या दे देगा, एंगल। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए आपने फोर्स तो इधर लगाया, यानी बल तो आपने इधर लगाया, एफ का मतलब क्या है, फोर्स, बल, और मान लो विस्थापन इधर हो गया। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन इधर हो गया। तो उस टाइम पर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, कुछ एंगल आएगा। यानी यदि आपको बल और विस्थापन के बीच का एंगल दिया गया है, कोण दिया गया है, कभी कभी ऐसा होगा। अब तुम ये सोचोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं बल इधर लगा रहा हूं, विस्थापन इधर हो रहा है। हाँ बाबू, ऐसा होगा। फोन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बेटा, ऐसा हो सकता है। यानी बल इधर लगाया, विस्थापन कुछ एंगल से होगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वेट करो आप लोग, ठीक है। तो अगर आपको बेटा क्वेश्चन में एंगल भी दिया गया है, किसके बीच में, बल और विस्थापन के बीच में, तो याद रखना उस टाइम पर जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या लगाना है बेटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, अगर एंगल भी दिया गया है। अगर एंगल नहीं दिया तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बल गुणा विस्थापन। कोण दिया है तो ये वाला लगाना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्लियर। अब आपको कॉस की वैल्यू याद नहीं होंगी, गणित जानते हो, गणित एक सब्जेक्ट है तुम्हारे, आदित्य रंजन सर आपको पढ़ाते होंगे गणित, ठीक है, समझ पाए। अच्छा सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बात सुनो मेरी। अगर मान लीजिए आपको कॉस की वैल्यू नहीं याद और एंगल दे दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण दे दिया, तो आपको तो कॉस 30 का वैल्यू पता ही नहीं है। तो मेरी तरफ से बेटा 4-5 वैल्यू याद कर लो, मेरी तरफ से 4-5 वैल्यू याद कर लो। जैसे जैसे याद रखना बेटा कि कॉस अगर जीरो हो जाता तो कॉस जीरो का मान होता है 1। अगर कॉस बेटा 30 डिग्री होता तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। अगर बेटा आपका कॉस 45 डिग्री होता तो याद रखना क्या होता है, 1/√2। अगर कॉस 60 डिग्री होता तो आंसर क्या आता है, 1/2। और कॉस अगर 90 डिग्री होता तो आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। ये कुछ वैल्यू बाबू कॉस की आप लोग मेरी तरफ से याद कर लेना, ठीक है। चलो याद रखेंगे गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बच्चा कह रहा है सर आपका नाम क्या है, तुमको मेरा नाम नहीं पता बदमाशो, पुष्पेंद्र चौधरी मेरा नाम है, ठीक है। चलो नाम पूछ रहे हो तुम, ऐसी बातें करते हो तुम लोग यार। चलो तो याद रखेंगे कॉस की ये वैल्यू कुछ आप मेरी तरफ से याद रखना, ठीक है। समझ पाए बेटा, यानी कि फॉर्मूले याद रखना, कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, 2। एक तो हो गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन अगर कोण नहीं दिया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अगर कोण दिया है, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण दिया है, तो वो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है आपको। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं
कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, यानी कार्य का एसआई मात्रक, एसआई कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक, इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है। तो पहली यूनिट याद रखना जूल, क्या होता है, या तो जूल होता है, और दूसरा मात्रक याद रखना बेटा न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर होता है। दूसरा यूनिट क्या याद रखना बेटा, न्यूटन मीटर होता है। क्यों होता है न्यूटन मीटर बाबू, क्यों होता है न्यूटन मीटर, पता है, पता है आप लोगों को, कल मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था आपको, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन जो एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कार्य का दूसरा मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी तो टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है, चलो तो याद रखना बच्चों, न्यूटन मीटर होता है एक मात्रक, और दूसरा क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, एस को डी से रिप्रेजेंट कर सकते नहीं बेटा, डी तो डिस्टेंस को कहते हैं। हाँ कभी कभी कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बस तुम याद रखो विस्थापन और बल का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका वर्क कहलाता है, कार्य कहलाता है। अच्छा बच्चा, अगर आपको याद रखना है कि ये तो एसआई यूनिट हो गया, अगर आपको याद रखना है सीजीएस मात्रक क्या है, यानी कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो याद रखना वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग, ई आर जी। क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है बेटा, ई आर जी, अर्ग इसका यूनिट होता है। याद रखेंगे, ई आर जी अर्ग इसका मात्रक होता है। क्या याद रखेंगे आप लोग, सीजीएस क्या होता है सर, सीजीएस ना जैसे हमारे देश में क्या चलता है, एसआई सिस्टम चलता है बेटा, एसआई यूनिट चलता है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय इकाई को आने से पहले एक सिस्टम हुआ करता था बेटा, एक पद्धति चलती थी जिसे सीजीएस पद्धति कहते थे, सीजीएस सिस्टम कहते थे। और सीजीएस यूनिट अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, अर्ग होता है बेटा। ठीक है, कनिका शर्मा जी बहुत कम आते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब सुनो, एक जूल बराबर अगर मैं पूछूं कि एक जूल में और अर्ग में क्या संबंध है, तो बेटा याद रखना एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक है, एक जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। एक बालक कह रहा है, मधुसूदन ठाकुर जी, बल, कार्य एंड वर्क का यूनिट एक ही है। थप्पड़ जो पड़ेगा ना गाल के ऊपर तब समझ में आएगा तुमको। ठीक है, कह रहा है वर्क एंड फोर्स का ऐसा यूनिट एक ही है। हाँ, तुम्हारे घर की सरकार है बेटा। अरे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वर्क का होता है जूल। लेकिन यूं मत कह दियो कि वर्क का भी फोर्स का सेम रहता है। भाई वर्क का दूसरा यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन के पीछे मीटर भी लगाना है। ऐसे नहीं कि न्यूटन वर्क का भी हो जाएगा, कार्य का भी हो जाएगा। घर की सरकार चल रही है बेटा, न्यूटन की सरकार है, जूल की सरकार है। जूल एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने वर्क को बताया था, इसलिए जूल उसका यूनिट है। समझ में आया तुम लोगों को? तो याद रखना एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, अब सुनो, क्या वर्क जो होता है ना बाबू, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखना कार्य जो होता है ये एक अदिश राशि होती है। कार्य जो होता है, कार्य एक अदिश राशि होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। कार्य एक अदिश राशि होती है बेटा। अदिश किन चीजों को कहा जाता है सर जी, जिनमें दिशा नहीं होती। ठीक है, याद रखेंगे। स्केलर उनको कहते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, परिमाण तो होता है, मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, डायरेक्शन नहीं होती। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो जब भी आप किसी को काम बताओगे तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। सिर्फ क्या बताया जाता है बेटा, उसका वैल्यू बताया जाता है, परिमाण बताया जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई मैंने 10 जूल काम किया, मैंने 100 जूल काम किया, मैंने 1000 जूल काम किया, ये आपका बेटा वर्क होता है। डायरेक्शन यहाँ पर नहीं बताते। क्लियर? फोर्स वेक्टर होता है लेकिन वर्क क्या होता है बच्चों, स्केलर। अंकिता जी कह रही हैं वर्क स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर है, तो मैं क्या करूं? कह रही है वर्क कैसे स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर है, तो मैं क्या करूं इस चीज में? अरे फोर्स जो लगेगा वो एक डायरेक्शन में लगेगा। तुम यूं कहोगे अगर तुमने 100 जूल काम कर दिया, गुरुजी मैंने 100 जूल काम कर दिया ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, अरे
फोर्स जो होता है बल, वो सदिश है। बल लग रहा होगा तो उसकी एक दिशा होगी कि जिधर, भाई बल का मतलब क्या था, धक्का लगाना या खींचना। तो जब तुम किसी को धक्का मारोगे, कुआं पोखर में जाके गिर जाए, ऐसे कहोगे कि ले गिर जा, तो एक दिशा होगी कि नहीं होगी धक्का मारने की या खींचने की। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? सब एकदम भांग पी के आए हो क्या? एकदम ऐसे लग रहा है मुझे सच में। ठीक है, चलो समझ में आया सबको बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि काम बताते समय डायरेक्शन बताई नहीं जाती बेटा। ठीक है, चलो आगे चले मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? अब हम चलते हैं वर्क का टाइप कितने होते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग इसका जवाब देना। लिखो, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is applied on the object and it move 200 centimeter. The total work done is 40 joule. Calculate angle between force and displacement. आपको एंगल निकालना है। बताओ बेटा, लिखो, यदि किसी वस्तु पर ठीक है 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 10 न्यूटन का बल लगता है और वह 200 सेंटीमीटर विस्थापित होती है। 200 सेंटीमीटर विस्थापित होती है तो कोण बताओ यदि कार्य 40 जूल है। बताओ बेटा जसप्रीत कौर जी, जल्दी से बताओ बेटा आंसर क्या आएगा। कविता कह रही है सर आपकी लोकल लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। अच्छा बेटा, छोरी मान जा, तू पढ़ ले बेटा। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो बेटा। क्या आएगा? एंगल बताना है। एंगल बताओ जल्दी से सभी बच्चे। एक बच्चा कह रहा है कोर्स कब तक कंप्लीट होगा बेटा? पेपर तक हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आ रहा बेटा, अभी तो समझाऊंगा ना। लिखो, देखो बेटा, आपको देखो एफ बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? 10। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग जो दिया गया है उसको लिख लिया करो। ठीक है बेटा। देखो बेटा, एफ बराबर कितना दिया है? 10। डब्लू बराबर कितना दिया है? 40। और एस बराबर विस्थापन, एस कहते हैं विस्थापन को बेटा, 200 सेंटीमीटर।
अब बहुत सारे बच्चे पता है गलत क्या करेंगे, बेटा विस्थापन को हमेशा मीटर में लेना है। अंशु जी, विस्थापन को किस में लेना है, मीटर। तो 200 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो बेटा 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। हमेशा डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को मीटर में लेना है। तो जब आंसर कितना आएगा, 2 मीटर आंसर आ गया, ये विस्थापन का। लेकिन आपको डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डब्लू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। डब्लू कितना दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, 40 दिया है। एफ कितना दिया है बेटा, 10 दिया है। विस्थापन कितना आया बेटा, 2 आया। कॉस थीटा आपको बच्चों निकालना है। अब देखो 40 बराबर ये कितना हो जाए, 10 टू जा कितना होता है 20, 20। ये क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा। बेटा 20 को डिवाइड में ले जाओ, 20 को क्या ले जाओ, डिवाइड में। ठीक है, अब देखो जब 20 को डिवाइड में लेके जाओगे तो 40 में 20 से भाग हो जाएगा, ये क्या आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इससे ये काट दो तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा बेटा, 20 से 2 बार भाग चला जाएगा। अब हमारा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2। लेकिन मैंने तो तुम्हें थीटा पूछा था। अगर ये मान लीजिए 1/2 आता तो आप कह देते कि थीटा में 1/2 कब होता है, आपका 60 डिग्री पे हो जाता बेटा। भाई कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2। बट अब तो आपको बेटा ये कॉस की वैल्यू मिल ही नहीं रही। अगर इनमें से कोई वैल्यू आ जाती तो आप बहुत इजीली कह देते। अगर ये 1/2 लिखा रहता, अगर ये 2 ना होके, ये 2 ना होके 1/2 होता तो आप क्या कह देते, 60 डिग्री। अगर ये यहाँ पर √3/2 होता तो आप क्या कह देते, 30 डिग्री। लेकिन ये तो 2 है, ये तो मैंने जो आपको कॉस के वैल्यू लिखवाए उसमें है ही नहीं। तो बेटा याद रखना इस टाइम पर थीटा जो होता है वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 2 के इक्वल आएगा। यानी कुछ भी नहीं करना, तुमको थीटा निकालना है तो कॉस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स 2 के बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 के बराबर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इस कॉस को इधर ले आया करो तो इनवर्स लिख दिया करो बेटा, कॉस इनवर्स लिख दिया करो। ठीक है बच्चों, अगर वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इनवर्स करके लिख दिया करो। याद रहेगा बेटा, जल्दी से बताओ। जगवीर सिंह कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम, बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम है ये, इसलिए आप दोबारा चालू कर लो अपना एप्लीकेशन। आगे चले, कॉस इनवर्स 2, अगर यहाँ पे 1/2 होता तो क्या कह देता मैं, आपका 60 डिग्री कह देता। यानी अगर वैल्यू पता है तो लिख दो, नहीं पता तो कॉस को इसके साइड में लिख दिया करो, कॉस इनवर्स 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा कब करेंगे, जब थ्योरी पढ़ लेंगे। जैसे मैंने आपको जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम की पहले थ्योरी पढ़ाई थी तब क्वेश्चन करवाए थे। ऐसे ही बेटा याद रखना। अब चलते हैं, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। हमेशा याद रखना विस्थापन को मीटर में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिया जाता है। ठीक है, चलो याद रखना, टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कह रहा हूं, टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार कितने होते हैं बेटा, 3। याद रखना वर्क के टोटल टाइप कितने होंगे हमारे, 3। तीनों को आज हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इधर जो टाइप आता है वो आता है बेटा पॉजिटिव वर्क। क्या आता है, पॉजिटिव वर्क। इसे कहते हैं धनात्मक कार्य। क्या कहते हैं इसको, धनात्मक कार्य कहते हैं। दूसरा हमारा आता है नेगेटिव वर्क। दूसरा हमारा क्या आता है, नेगेटिव वर्क। इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य। इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य। और तीसरा जो हमारा आता है इसे हम कहते हैं जीरो वर्क। इसे हम क्या कहते हैं, जीरो वर्क। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, शून्य कार्य। तो काम कितने प्रकार के हो गए बेटा, 3। काम कितने प्रकार के हो गए, 3 टाइप के हो गए। बिल्कुल मिस्टर जामिया मिलिया इस्लामिया, बिल्कुल आपका बेटा सिलेबस हो जाएगा जून तक। ठीक है, चलो तो हमारे 3 प्रकार के काम हो गए बेटा। पहला पॉजिटिव वर्क हो गया, दूसरा नेगेटिव वर्क हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो गया, जीरो वर्क हो गया। तीनों को एक एक करके बाबू समझिएगा गुड्डा, देखो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा तीनों को। पहले हम पॉजिटिव वर्क को पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क को और फिर हम पढ़ेंगे क्या बेटा, आपका जीरो वर्क को। ठीक है, तीनों को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। चलें बेटा आगे चलें। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कार्य के 3 प्रकार। बेटा आपको पता है कि कार्य कब किया जाता है, कार्य कब किया जाता है, जल्दी से बताओ बेटा। कार्य किया जाता है कब, जब फोर्स लगाया जाए, बल, और उसमें क्या हो बेटा, विस्थापन हो।
ठीक है, यानी कि फोर्स लगाने पर विस्थापन होना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क क्या आएगा, जीरो। मतलब मैं कहूं कि कार्य तब किया जाता है जब बल भी लगाया जाए, फोर्स भी लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट भी हो, यानी कि विस्थापन भी हो। ठीक है, तब भैया जी आपका क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। तो सुनो, पॉजिटिव वर्क बेटा तब होता है जिधर आपने, मान लीजिए इधर आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, और इधर ही आपने विस्थापन हो गया। यानी इधर आपने फोर्स लगाया, बल और विस्थापन भी इधर हो गया। यानी जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं बेटा, ठीक है, तो याद रखना उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। याद रखना बेटा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन, व्हेन फोर्स एंड displacement, when force and displacement are in the same direction, are in the same direction, ठीक है, जब बल और विस्थापन, जब जब बल तथा विस्थापन दोनों एक दिशा में होते हैं, जब बल तथा विस्थापन दोनों एक दिशा यानी समान दिशा कह सकते हैं, एक दिशा में होते हैं, तो जो काम किया जाता है वो कैसा किया जाता है, पॉजिटिव वर्क होता है। अगर जिधर फोर्स लगाया उधर ही आपने विस्थापन यानी उधर ही वस्तु चलने लग गई, तो याद रखना उसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलो जैसे अब एक बात बताओ, जब भी पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा तो बेटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही दिशा में होंगे, और जब एक ही दिशा में होंगे तो बेटा एंगल कितना आएगा, इन दोनों के बीच में कोण कितना आएगा, जीरो आएगा। बाबू क्या आएगा, एंगल जीरो। भाई आप जब किसी चीज को एक ही दिशा में चला रहे हो ना, तो वहां पर उस केस में एंगल जो होता है, कोण जो होता है, वो किसके बराबर आता है बेटा, जीरो के बराबर आता है। एंगल किसके बराबर आता है, बोलो, एंगल जो होता है, कोण, वो जीरो के बराबर आता है। कब, जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, चलो तो याद रखना क्या होगा कि मान लो बेटा जब दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उस टाइम पर एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। एंगल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री के बराबर आपका हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या होता था बेटा, W बराबर क्या होता था, एफ एस कॉस थीटा। क्या होता था फॉर्मूला बेटा, वर्क निकालने का फॉर्मूला होता था एफ एस कॉस थीटा। और बेटा जब हम थीटा की वैल्यू जीरो पुट, अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या कह रहे होंगे कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 180 डिग्री एंगल बनता है, तुम लोगों को भाई साहब पिटाई करनी पड़ेगी। अरे 180 तब बनता है 180 डिग्री एंगल जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। सेम डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री। और जब वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। और कॉस में 0 डिग्री पुट कर दो, तो जब कॉस जीरो पुट करोगे आप यहाँ पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो W बराबर आंसर हमारा क्या आ गया, एफ एस आ गया, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पाए, तो आया कि नहीं आया बेटा पॉजिटिव वर्क, जल्दी से कह दो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से बता दो बाबू, समझ में आया। अब हम चलते हैं इससे आगे बेटा, तो अब आता है हमारा नेगेटिव वर्क। ध्यान से सुनिएगा, ऋणात्मक कार्य क्या है, उदाहरण बाद में देंगे, इसका भी उदाहरण बाद में दूंगा, इसका भी उदाहरण बाद में दूंगा, इसका भी दूंगा। पहले परिभाषा पढ़ लो, चीजों को समझ लो, एग्जाम्पल एक साथ बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ नेगेटिव वर्क। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। अब तक दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, यानी जब बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो पॉजिटिव होता है। लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा होगी। जिधर बल लगाया विस्थापन उसके उल्टा होगा, विस्थापन इधर है तो बल इधर होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इस केस को नेगेटिव वर्क कहते हैं। सबके एग्जाम्पल समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। लिखो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when force and displacement are in the opposite direction, are in the opposite direction। लिखो,
जब बल तथा विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, जब बल तथा विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। और आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन जो होती है, तो मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है बल और विस्थापन इधर हो रहा है, तो अपोजिट का मतलब कितना डिग्री एंगल बनता है बेटा? इन दोनों के बीच में थीटा जो बनेगा, कोण जो बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री। ठीक है, आप चिपक रहे हैं, एक बालक कह रहा है। हाँ बेटा, वीडियो कभी कभी रुक जाता है ना, तो चिपक जाता हूं मैं उसमें। ठीक है, चलो तो बेटा कोण कितना बनता है जब अपोजिट होता है? 180। और याद रखना बेटा, cos 180 का वैल्यू भी याद रखना। जैसे cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, cos 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है गणित में? याद रखना, -1 होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? W बराबर क्या फॉर्मूला था हमारे पास? एफ एस कॉस थीटा। तो W बराबर क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू 180 है, 180 डिग्री। तो cos 180 कितना हो जाएगा बेटा हमारा? बताओ भाई, cos 180 कितना हो जाएगा? -1 होगा कि नहीं होगा? 180 पुट कर दूंगा तो आंसर कितना आ गया? W बराबर -FS। क्या आ गया? W बराबर -FS। ठीक है, W बराबर क्या आ गया? -FS। तो दिख रहा है आपको माइनस यहाँ पर? तो माइनस दिख रहा है तो ये कैसा वर्क है? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो ये कैसा वर्क है? पॉजिटिव, धनात्मक कार्य है। क्लियर है? समझ पाए आप लोग मेरी बातों को? चलो अब हम आते हैं जीरो वर्क के ऊपर। उसके बाद इन तीनों के क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बाबू ध्यान से देखिएगा। क्या? इधर देखो बेटा, हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। भाई काम करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा आपका वर्क का भैया फॉर्मूला होता है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब बेटा, कह रहा है बालक सर दरवाजे में ऑयल डलवा लो, आवाज करता है। हाँ बेटा, अंकल आए थे ना चाय देने के लिए। गला खराब रहता है बेटा मेरा, परेशान रहता हूं मैं तबीयत से अपनी से। ठीक है, देखो W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसमें तीन चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको? तीन। एक आपको F दिख रहा है, F का मतलब क्या होता है? बल, फोर्स। S का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और थीटा क्या होता है बेटा? इन दोनों के बीच का एंगल। अगर बेटा ये तीन चीज हैं, टोटल कितनी चीज होती हैं? तीन। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर जीरो हो जाए, कोई एक भी अगर जीरो हो जाए, तो आंसर क्या आएगा? भाई देखो, गुणा में कितनी गुणा में कितनी भी चीजें हैं, अगर उनमें एक जीरो हो जाए तो आंसर जीरो आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई में कितनी भी चीजें हैं, अगर एक जीरो हो जाए तो आंसर क्या आना है भाई? जीरो आना है। अगर मैं ये बोल दूं कि F बराबर जीरो हो जाए, यानी इफ का मतलब यदि बल जीरो हो जाए तो वर्क का आंसर क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से अगर एक भी जीरो हो जाए तो याद रखना बेटा, क्लियर, तो वर्क आपका आंसर जीरो आएगा। क्योंकि जीरो से किसी चीज में गुणा कर दो, जीरो से किसी चीज में गुणा कर दो तो आंसर क्या आएगा आपका? जीरो ही आता है। ठीक है, चलो। एक बालक कह रहा है पापा गुस्सा करेंगे, चाय पी रहे हो। अरे तुम्हें कैसे पता? आपको कैसे पता चल गया भाई? आयुष कुमार नाम है, नहीं आलोक कुमार नाम है आपका। आयुष कुमार, धन्यवाद। एक बालक कह रहा है सर आप मर गए हो जो रोज बीमार रहते हो। हाँ मर गया हूं बेटा, अब तो मेरा भूत पढ़ा रहा है आपको। देखो, अब देखो इधर, अगर बेटा विस्थापन जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो वर्क भी क्या आएगा आपका? जीरो। मान लो मैं इसमें धक्का तो लगा रहा हूं, बोर्ड में धक्का लगा रहा हूं, दीवार में धक्का लगा रहा हूं, लेकिन भाई जब मैंने इसमें धक्का लगाया तो क्या ये दीवार चली?
क्या ये बोर्ड गया कहीं पर भी? नहीं गया। तो मैंने तो धक्का लगाया, लेकिन विस्थापन जीरो है, एस जीरो है, तो वर्क टोटल कितना आएगा बेटा? गुणा में जीरो ही आंसर आएगा। क्लियर? और अगर मान लो आपने धक्का ही नहीं लगाया, फोर्स ही नहीं लगाया, तब भी आंसर क्या आएगा? वर्क बराबर जीरो। अगर तीसरा केस क्या होगा, अगर बेटा आपका एंगल ये जो थीटा है ये 90 डिग्री अगर हो जाता है, तब भी आंसर क्या आता है आपका? वर्क बराबर जीरो आता है। यानी अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है ना कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? जीरो। भाई मैथ में जानते हो ना, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो याद रखना, जब 90 पुट कर दोगे तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आंसर फिर भी क्या आएगा आपका? वर्क का बेटा जीरो आ जाएगा। ठीक है? कॉस की जगह साइन क्यों नहीं ले सकते? नहीं बेटा, साइन नहीं लेते, वो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो नहीं समझ पाओगे आप लोग नीतीश जी। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। ठीक है? उतना ध्यान मत लगाओ, कॉस आता है फॉर्मूले में। ठीक है? समझ पाए आप मेरी बातों को बच्चों? जल्दी से बताओ। तो वर्क तीन तरीके से हमारा जीरो हो सकता है। अच्छा बेटा, एंगल कितना होता है जीरो होने के लिए? अगर कोई पूछे काम शून्य होने के लिए कोण कितना होता है, तो आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री का कोण होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे दीवार को धक्का लगाना, पुश ए वॉल। पुश ए वॉल का मतलब क्या है? दीवार को क्या लगाना? धक्का लगाना। अगर आपने दीवार को क्या लगा दिया? धक्का लगा दिया, तो क्या दीवार चली? नहीं चली। तो दीवार में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या? जीरो। तो वर्क। अगर आप किसी बैग को, जैसे कोई बैग है बेटा, उसको सर पे ऐसे रख लिया और लेके खड़े हुए हो, ठीक है, ऐसे लेके खड़े हुए हो, ऐसे बैग को ऊपर रख लिया सर पे और ऐसे लेके खड़े हो, क्या आपने कोई काम किया? तुम कहोगे सर मैं तो थक गया। नहीं बेटा, आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है? कोई काम आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने विस्थापन तो किया नहीं, आप तो बैग लेके खड़े हो, डिस्प्लेसमेंट तो आपका हुआ ही नहीं। तो होल्डिंग ए बैग ऑन हेड, सर के ऊपर एक बैग लेके खड़े रहना। ठीक है? सर के ऊपर, सर का मतलब ये हेड, ठीक है, सर के ऊपर बैग लेकर खड़े रहना, बैग लेकर खड़े रहना। तो आपने कैसा काम किया? जीरो काम किया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा हो सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों हो सकते हैं, ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है? आगे चलें। समझ पाए बेटा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल कुलदीप जी, आपका कमेंट आ रहा है, ब्लॉक नहीं हो आप। ठीक है, चलो। केमिस्ट्री जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। रात का फिजिक्स ज़्यादा आती है पेपर में, तो फिजिक्स पहले पढ़ो। ठीक है? चलो, समझ पाए बच्चों? अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल भी हम लोग समझते हैं बाबू। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एग्जाम्पल से भी पहले एक चीज़ मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। क्या है वो चीज़? देखो ध्यान से बेटा। अगर आपसे पूछे ना, भाई एक बात आप लोग मुझे बताओ, एक बात आप लोग मुझे बताओ, क्या कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है, अभी सबके एग्जाम्पल एक एक और दूंगा, 90 डिग्री का एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, रुक जाओ। ठीक है? अगर बेटा थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव। थीटा 180 डिग्री है, तो वर्क कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक। थीटा 90 है, एंगल 90 है, तो वर्क क्या होता है? कार्य शून्य होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्या हमेशा 0 डिग्री रहेगा एंगल? क्या 0 डिग्री पे ही पॉजिटिव आता है? नहीं ना भाई। अरे एक बात बताओ, थीटा अगर 30 डिग्री होता, भाई देखो 0 डिग्री पे भी पॉजिटिव है, अगर एंगल 30 डिग्री होता तब भी तो पॉजिटिव है, 45 डिग्री होता तब भी तो पॉजिटिव है, 60 डिग्री होता तब भी पॉजिटिव है, 90 डिग्री होता तब भी पॉजिटिव है। सॉरी, तब जीरो आता है। 90 डिग्री पर एंगल कितना आता है बेटा? जीरो। 90 डिग्री पर एंगल कितना आता है? जीरो। इसका मतलब पॉजिटिव वर्क होने के लिए थीटा जो होगा वो जीरो से तो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? जीरो, या एक जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा? 90 से छोटा होगा। अब समझ में आया ये वाला पॉइंट? किस किस को समझ में आया बेटा? ये वाला पॉइंट किस किस को समझ में आया कि पॉजिटिव वर्क होने के लिए थीटा का मान 0 डिग्री भी हो सकता है बेटा, 30 भी हो सकता है। 30 डिग्री पुट करोगे तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो तब भी तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा।
45 पुट कर लो 1/√2 तब भी तो पॉजिटिव ही है। 60 पुट कर लो 1/2 होता है cos 60 का 1 तो तब भी तो पॉजिटिव है। बट 90 मत करना, 90 करोगे तो जीरो हो जाएगा। 90 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव वर्क आएगा बेटा, ठीक है। और पॉजिटिव वर्क में ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिशा जो होती है वो क्या रहती है? समान। लेकिन नेगेटिव वर्क में अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूं कि बल इधर लगाया, विस्थापन इधर हो रहा है, या विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लगा रहे हैं, तो ऐसा वर्क क्या कहलाता है? नेगेटिव। बेटा नेगेटिव के लिए या तो एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, या आपका जो एंगल है ये 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा या इसके बराबर। ये वाली लाइन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने ये आपका पिंक कलर से जो लिखी है, पिंक कलर से जो लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बेटा? ठीक है, याद रहेगा इतना बच्चों? ये नेगेटिव वर्क हो गया, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गया? यानी थीटा के जितने भी मान आपके 180 से छोटे होंगे या 180 के बराबर भी हो सकता है और 90 से बड़ा होगा तो उसके लिए नेगेटिव आएगी वैल्यू निकल के, ठीक है। लेकिन बेटा पॉजिटिव के लिए थीटा कितना होगा? 90 से छोटा या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, ठीक है। एक बार और फिर से बता दूं, तुम लेट हो गए होगे ना, तुमको अपनी मम्मी की कसम है अगर तुम सही टाइम पे ना हो कल से, तुमको विद्या रानी की कसम है अगर तुम सही टाइम पे ना हो। अब बताइए, सुनो ध्यान से यार। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क का मतलब है वर्क तब होता था जब कार्य तब किया जाता है जब बच्चों कार्य तब किया जाता है जब बल हो, बल लगाया जाए और विस्थापन हो। अगर दोनों एक ही दिशा में हो जाए, बल भी इधर लगाया, विस्थापन भी सामने की तरफ हो गया, दोनों अगर सेम दिशा में हो तो पॉजिटिव वर्क होता है। नेगेटिव तब होता है अगर आपने बल इधर लगाया, विस्थापन इधर हो गया, रिवर्स उल्टा, यानी दोनों विपरीत दिशा में हो जाएं तो याद रखना उसको नेगेटिव कहते हैं। और बेटा जीरो वर्क तब होता है, तीन कंडीशन है वर्क जीरो होने की। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। या तो एंगल 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वर्क आपका जीरो आएगा क्योंकि जीरो से किसी में भी गुणा कर लो जीरो। अगर एफ बराबर जीरो हो जाए, बल बल ही ना लगाओ तो वर्क क्या आएगा? जीरो। अगर आपने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, एस की वैल्यू अगर जीरो, एस कहते हैं विस्थापन को, ठीक है। अगर आपने धक्का लगाया और वो गई ना, आगे नहीं गई, दीवार आगे नहीं गई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? वर्क फिर भी जीरो। तीन कंडीशन जीरो हो गई, ठीक है। पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल जो होगा वो 90 से छोटा होगा या जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉस की सभी वैल्यू देख ली। देखो कॉस जीरो का मान 1, कॉस 30 का वैल्यू इतना, 45 का इतना, 60 का इतना, 90 का हो जाता है जीरो, 90 का जीरो हो जाता है। इसीलिए 90 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी बेटा उसके लिए आपका जो वर्क है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव के लिए, ऋणात्मक कार्य के लिए याद रखना 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 90 तो जीरो में होता है ना, कॉस 90 90 से तो बड़ा होगा। 180 हो सकता है क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। 180 या एक से उससे छोटा हो सकता है, लेकिन 90 से क्या होगा? बड़ा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल सुनिए जरा, उदाहरण। किसके उदाहरण? नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल लिखो। वर्क डन बाई ग्रेविटी। पहला उदाहरण लिखें, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य, यह आपका नेगेटिव वर्क है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा है? आपका नेगेटिव। और दूसरा एग्जाम्पल लिखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा? घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। ये दोनों आपके नेगेटिव के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। समझ पाए?
समझ पाए बेटा? बताओ, याद रखेंगे? अब मैं इनको समझाता हूं कैसे, इन दोनों एग्जाम्पल को डिटेल में समझाता हूं कि कैसे हुआ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसे नेगेटिव है ये समझाता हूं, और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसे नेगेटिव है ये मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, समझ पाए बेटा? चलें बेटा आगे इससे। देखो, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा, मैंने कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये बॉल है, और मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंका। ये बॉल थी और ऐसे मैंने ऊपर की तरफ फेंका। तो जैसे ही बॉल को ऊपर फेंका तो मैंने जो फोर्स है, बल, वो ऊपर की तरफ लगाया कि नहीं लगाया? बॉल को जैसे ही ऊपर फेंका तो बॉल के ऊपर फोर्स जो है मैंने ऊपर की तरफ लगाया। लेकिन बेटा, अर्थ जो होती है, ध्यान से देखना, फोर्स किधर लगाया मैंने? ऊपर की तरफ। और बॉल जा भी किधर रही है? ऊपर की तरफ ही जा रही है। यानी विस्थापन जो हो रहा है वो भी किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ। विस्थापन जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वो भी किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। दोनों को समझना, पॉजिटिव भी यही समझ में आ जाएगा और नेगेटिव भी यही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर आपने ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंका तो आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है भाई? बॉल ऊपर ही जा रही है। मान लो मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूं, लो फेंक दिया, तो ये जब मैंने फेंका तो ये गया भी तो ऊपर ही था, जिधर मैंने बल लगाया उधर ही ये जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। दोनों की दिशा कैसी है? समान दिशा है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है बेटा? सेम डायरेक्शन, समान दिशा। तो काम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? धनात्मक। पॉजिटिव का मतलब क्या है? धनात्मक। यानी मेरे द्वारा उस बॉल के ऊपर कैसा काम किया गया? धनात्मक काम किया गया। मेरे द्वारा उस बॉल के ऊपर, जिसको मैंने ऊपर फेंका था, मेरे द्वारा उसका कैसा काम किया गया? पॉजिटिव किया गया। लेकिन बेटा अब यहीं पर, ये तो चलो पॉजिटिव का एग्जांपल, लेकिन यहीं पर मैं आपको नेगेटिव समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, जैसे मैंने इस मार्कर को, ये ले भाई, ये ले गया, तो जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो विस्थापन किधर हो रहा है बेटा? एस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, वो कहाँ लगता है? नीचे। यानी बल किधर लग रहा है? नीचे। तो ये अब दोनों कैसे हो गए? विपरीत दिशा में हुए कि नहीं हुए? अपोजिट डायरेक्शन में हुए कि नहीं हुए? और जब मैंने कहा था कि विपरीत दिशा हो तो वर्क जो होता है, कार्य, वो कैसा होता है आपका? नेगेटिव। यानी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। किस किस को समझ में आया? वर्क कैसा होता है आपका? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक कार्य होता है। समझ में आए दोनों? जल्दी से बताओ बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों आपको समझ में आ गए या नहीं आए? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों समझ में आ गए या नहीं आए? जल्दी से बताओ। जब आपके द्वारा तो पॉजिटिव किया गया भाई, आपके अकॉर्डिंग तो आपने फेंका भी ऊपर था, फेंका भी ऊपर था आपने इसको, और ये जा भी ऊपर ही रहा था। फेंका भी ऊपर था, जा भी ऊपर ही रहा था। तो आपके अकॉर्डिंग तो इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आपके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव वर्क हुआ। लेकिन जब आपने फेंका था, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगा रही थी? नीचे। तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग दोनों क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। तो अर्थ ने कैसा काम किया? नेगेटिव वर्क किया, ऋणात्मक कार्य किया। क्योंकि जहां डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है, उसमें दिशा क्या, जहां दिशा विपरीत होती है वहां पर काम कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक काम होता है। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो अब एक घर्षण वाला मैंने आपको समझाया था, फ्रिक्शन फोर्स। मैं मान लीजिए सामने की तरफ चल रहा हूं, ऐसे रनिंग कर रहा हूं, ऐसे मान लीजिए मैं रनिंग कर रहा हूं, सामने की तरफ चल रहा हूं, तो मेरा जो विस्थापन है, मैं सामने की तरफ चल रहा हूं, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो सामने की तरफ है, मेरा जो विस्थापन है वो सामने की तरफ है। और आपको पता है कि गति जब भी होती है, मोशन जब भी होती है, तो उसका एक अपोज करता है कौन? घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स कहां से लग रहा होगा? सामने से लग रहा होगा। आपको पता है कि जब भी गति करती है कोई वस्तु, तो घर्षण बल जो होता है उस गति का क्या करता है? पिछली क्लास में पढ़ाया था बेटा, जब मैंने आपको बल वाला टॉपिक पढ़ाया था, फोर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि घर्षण बल गति का विरोध करता है। तो जब मैं सामने की तरफ चल रहा हूं, मेरा विस्थापन सामने की तरफ है, तो घर्षण बल सामने से मेरे ऊपर लग रहा होगा। और जब ये सामने से मेरे ऊपर लग रहा होगा तो यहां पर दिशा कैसी होगी?
अरे विपरीत दिशा हो गई कि नहीं होगी दोनों की, विस्थापन की और बल की क्या हो गई, विपरीत दिशा। विपरीत का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई कि नहीं होगी। और अपोजिट अगर डायरेक्शन होती है तो कैसा काम होता है बेटा, ऋणात्मक काम होता है कि नहीं होता, नेगेटिव वर्क होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ। नेगेटिव वर्क होता है कि नहीं होता जब विपरीत दिशा होती है। तो क्या आपको ये समझ में आए बेटा, जल्दी से बताओ, बताओ बेटा, समझ में आ गए सबको। तो पॉजिटिव के भी एग्जाम्पल पता चल गए, नेगेटिव के भी पता चल गए, जल्दी से बताओ। पॉजिटिव के एग्जाम्पल पता चल गए, नेगेटिव के पता चल गए आप लोगों को। अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है बेटा, विपरीत दिशा में कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। समान दिशा में कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। समान दिशा में कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। अच्छा सृष्टि जी बताइए बेटा, सबके पास अपनी ग्रेविटी होती है, वरुण धवन, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया। लेकिन पता है मेरे द्वारा मुझ पर यहां पर भी पॉजिटिव किया गया, घर्षण बल ने तो क्या किया, नेगेटिव। लेकिन मैं तो सामने चल रहा हूं भाई, मैं तो जो है भैया, एक बात बताओ, मेरा विस्थापन तो सामने की तरफ है, और सामने की तरफ मैं क्या लगा रहा हूंगा, फोर्स, बल। तो मेरे द्वारा तो मुझ पर कैसा काम किया गया, पॉजिटिव। लेकिन घर्षण बल के द्वारा कैसा काम किया गया बेटा, नेगेटिव। भाई मैं तो जब जब मैं सामने की तरफ चल रहा हूं तो मैं बल भी तो सामने की तरफ लगा रहा हूं ना, अपने शरीर के ऊपर बल सामने की तरफ लगा रहा हूं, चल भी सामने की तरफ रहा हूं। तो मेरे द्वारा तो मुझ पर कैसा काम किया गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेम डायरेक्शन है ना बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तो दिशा जो है वो क्या है, समान दिशा में है दोनों, बल और विस्थापन। भाई मैं जिधर बल लगा रहा हूं उधर ही मैं चल रहा हूं, तो पॉजिटिव। लेकिन घर्षण बल के कारण, घर्षण बल सामने से लग रहा है, मैं सामने की तरफ चल रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आज की क्लास को प्यारे बच्चों यहीं पर रखते हैं। आपने क्या पढ़ लिया, टाइप ऑफ वर्क पढ़ लिए। अगली क्लास में जब आप आओगे तो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास कल जो होगी हमारी क्लास, ठीक है। आज आपने क्या पढ़ा, वर्क, वर्क के 3 टाइप आपने पढ़ लिए, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, यूनिट अगर आपने पढ़ लिए। अगली क्लास में आप लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्क के, एनर्जी का, एनर्जी पढ़ाएंगे हम अगली क्लास में, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे और पावर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में ऊर्जा और शक्ति को कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। और बाकी जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्वेश्चन हम खुद करते हैं बेटा, जैसे कल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो परसों को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी करेंगे, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। और सुबह वाली क्लास जो यूट्यूब पर चलती है, 16 दिन 16 मैराथन, जो सुबह हर रोज 10 बजे चलती है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, देख रहे हो टी सेट, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर आप लोग जरूर आया करो, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए थोड़ी सी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपसे सुबह 10 बजे और 12 बजे, ठीक है।